लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज़ में एक नए चैप्टर को फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का इतिहास क्या था। 2 में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे, ये बुक किसने लिखी, इस बुक के लिखने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा गया, और बहुत सारी चुनाव हुआ। फिर जिन्ना आए, जिन्ना ने भारत को अलग स्टेट बनाने की मांग करी, मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ी, फिर इंटरिम गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में चर्चा कर ली है। आज है कि जब ये बुक बन गई, हमने हमारे संविधान के बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाकर तैयार किया, तो इस बुक में कौन सी विशेषता है, क्या इसमें खासियत है जो इसे यूनिक बनाता है, इसको यूनिकनेस देता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो फोकस है ना, वो फोकस मेनली अभी आने वाले एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक है वो है बीपीएससी। अब बीपीएससी में आप देखिए कि लगभग 12 से 13 प्रश्न जो है वो हमेशा ही पॉलिटी से रह रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली बेसिक पॉलिटी होता है जो आर्टिकल स्पेसिफिक होता है, साथ ही साथ थोड़े बहुत जो है क्वेश्चंस डीप में पूछते हैं। लेकिन 68 और 69 बीपीएससी में थोड़ी चेंजेस हुई है, और जहाँ से थोड़े डीप क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस पॉलिटी की सीरीज़ को पूरा पढ़ लेंगे, और हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम तक हम ये पूरे पॉलिटी सीरीज़ को जब हम ख़त्म कर देंगे, तो मोस्टली आप आंसर्स इस 13 में 12 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दे पाएंगे। एक क्वेश्चंस को आप छोड़ भी दें तो लगभग 12-13 क्वेश्चंस जो मार्क्स हैं वो आपको सिक्योर होते हुए दिखते हैं, ठीक है। हालांकि जो ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब दिस इज़ एनफ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एनफ है, लेकिन हमने आपको ये बताया कि अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है वो है बीपीएससी, और बीपीएससी में जो है इतने मार्क्स के क्वेश्चंस पॉलिटी पूछता है। मैं हर बार आपको ध्यान कराता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, सबसे पहले जो हमारी फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है वो ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लेंदी है, इसका एक कारण तो ये है कि रिटन है, लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसकी लेंदीनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी लिखी जाती है। और दुनिया में क्या सारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है? तो इसका आंसर है नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं जो लिखे हुए नहीं हैं। अगर हम लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लिखा गया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा, क्या उसमें चेंजेज होना संभव है कि नहीं है? द आंसर इज़ यस, उसमें हम चेंजेस कर सकते थे। 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था 1947 की दशक में, कि जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। बेसिकली 4 ऐसे कारण थे जिस कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो साइज़ है ना वो बड़ी हो गई। एक, हमारा ज्योग्राफी, हमारा जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत करी, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो परफॉर्मा है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद में ही एक बहुत ज़्यादा लेंदीएस्ट डॉक्यूमेंट था। इस कारण से भी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंदी हुई। तीसरी बात कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जा रहा था ना, वो केंद्र और राज्यों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। इस कारण से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो साइज है वो बड़ी हुई। और चौथा और अंतिम कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे और पिकुलरिटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, जिस कारण से भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो साइजेज़ हैं वो बहुत बड़ी हुई। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लीगल फील्ड के थे,
बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलेक्चुअल लोग थे, वकीलों की जो है वरीयता ज़्यादा थी, तो उसकी जो टेक्सचर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बहुत बारीक हो गया, और इस कारण से आपको वो फीलिंग भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ बड़े हो गए। लेकिन साइज़ बड़ा होना ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सारी चीज़ें को इस कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। ठीक है, यानी कि माइन्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया। दूसरी विशेषता ये है कि चूँकि हमने संविधान को अलग अलग बहुत सारे सोर्सेज से लिए हैं, जब संविधान निर्माताएं जो हैं वो संविधान को बना रहे थे, उस समय वो लोग लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरे थे, और उसमें से 30 देशों की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ हमने बोरो किया है। जैसे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एक परफॉर्मा था, जिससे हम पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं, उसी से जो है हम फेडरल स्ट्रक्चर लेते हैं। वहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम पार्लियामेंट्री मॉडल लेते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल लेते हैं, कैबिनेट सिस्टम लेते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम फंडामेंटल राइट्स लेते हैं, जुडिशियल सुपरमेसी लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, वहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेते हैं, और जो हम नॉमिनेशंस करते हैं राज्यसभा में, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा में इलेक्शंस की, तो वो हम साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया था। इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। वहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, उसकी प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीका से ली। जापान से P फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है हम आगे समझेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फ्रेटर्निटी लिया है, इक्वलिटी लिया है, लिबर्टी लिया है। ये सारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट हैं, और ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी जो है वो हमारे प्रियम्बल में भी है। सोवियत यूनियन से हमने ड्यूटीज़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, वही वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी तो आपको इमरजेंसी जो है वो आपको दिखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यहाँ कहाँ लिखा है इमरजेंसी प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिखेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हमने लिया है वाइमर रिपब्लिक से, जो कहाँ है, जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है। ठीक है, देखो आप, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है साथियों, 3 लिस्ट होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। एक होता है यूनियन लिस्ट, जिस लिस्ट में जितने सारी एंट्री है इसके ऊपर कानून बनाने का हक केंद्र को है। दूसरा लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, उसमें कानून बनाने का हक किसको होता है, राज्यों को। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य साथ मिलकर कानून बना सकते हैं, और उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उस केसेस में केंद्र की कानून जो है सुपरसीड करती है। उसी केसेस में हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउसेस के जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की भी जो बात है वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने क्या लिया, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है सेंटर की इन स्टेट, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर को होगी, ये भी हमने क्या कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है ना वो मजबूत होता है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्चुअल जो टिल्ट है ना वो भी यही है। अगली बात आप यही देखेंगे, अगला जो हमारा पार्ट है वही यही है कि हमारी जो, ये देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फेडरल सिस्टम तो है, यानी कि यहाँ स्टेट के लिए अलग पावर है और यूनियन के लिए अलग पावर है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बायसनेस है वो यूनिटरी है, मतलब कि कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो मजबूत आपको दिखाई देता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी है और नॉन फेडरल फीचर्स भी है। अगर फेडरल फीचर्स की बात करें, केंद्र और राज्य के शक्तियों के अलग होने की बात करें, केंद्र और राज्य के शक्तियों में फ़र्क होने की बात करें, तो वो आपको दिखता है। फेडरल फीचर्स ये होते हैं कि 2 गवर्नमेंट कहीं दिखाई दे तो फेडरल फीचर्स आप कहेंगे।
डिवीजन ऑफ पावर अगर सही से दिखाई दे तो फेडरल फीचर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो भी वो फेडरल फीचर्स है, क्योंकि पावर एकदम से बटी हुई है और सामने में दिखाई देती है कि सच में बटी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, वो भी फेडरल सिस्टम है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन अगर सबसे सुप्रीम है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर केंद्र के लिए भी लिखा हुआ है, राज्य के लिए भी लिखा हुआ है, तो जो पावर लिखा है उस पावर को इनक्रोच नहीं कर सकती केंद्र सरकार, ये भी बात आपको सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकती है केंद्र सरकार। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, केंद्र सरकार जुडिशियरी के ऊपर जो है वो दबाव नहीं डाल सकती कि राज्यों की शक्तियों को जो है कम कर लिया जाए। बाई कैमरलिज्म जो फीचर्स है वो भी फेडरल फीचर्स है। कैसे? क्योंकि आपको पता है साथियों कि जो कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ये जो राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा जो है ये मिलके बनाता है बाई कैमरलिज्म। और ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा क्या है? कुछ नहीं है, राज्यसभा जो है राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ भी राज्यों को शक्ति होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्यों की शक्ति अगर सही से किसी भी स्टेट में दिखाई देती है, किसी भी देश में दिखाई देती है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से राज्यों को ऑटोनॉमी मिल रहा है, उस केस में हम कहेंगे कि इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी है। तो भारत में इन सारे चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं ना तो आप कहते हैं कि भारत का तो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो है ही है, बाईकैमरलिज्म भी है। लेकिन वहीं जब आप ये फीचर्स पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं फेडरल तो है लेकिन आधा फेडरल है। यानी कभी इसलिए जब व्यक्ति इनको पढ़ने लगता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को तो पहले देखता है कि फेडरल नेचर भी है और नॉन फेडरल नेचर भी है, इसलिए उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझिए। क्वासी फेडरल मतलब कि फेडरल है लेकिन आधा फेडरल है, चलता फिरता फेडरल है। जैसे कि नॉन फेडरल नेचर या यूनिटरी नेचर या संघात्मक नेचर कैसे है, जिसमें कि केंद्र मजबूत कैसे है। देखो केंद्र मजबूत कैसे है, हमारे संविधान केंद्र को कैसे मजबूत बना रही है। एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, बात है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, राज्य के अलग सिटीजनशिप नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में आप अमेरिका के भी नागरिक होते हैं और जिस राज्य में आप जन्म लेते हैं उस राज्य के भी नागरिक होते हैं। ऐसी सिस्टम भारत में नहीं है। वहीं हमारे संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब कि संसद चाहे तो बहुत सारे कानूनों को बदल सकती है। और एक बार संसद ने ऐसा ही करा। एक बार संसद ने, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी इमरजेंसी के समय, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उन्होंने संविधान का इतना बड़ा चेंज करा उसमें कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाने लगा। और उसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है, केशवानंद भारती केस, माइनरवा मिल केस और गोलकनाथ केस, ये सारे केसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बात को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आ गया तो कहीं ना कहीं ये संघात्मक नेचर, यानी कि ये एक तरीके से केंद्र को मजबूत कराने की बात हुई। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे लोकल कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी की भी बात आएगी तो वो भी नॉन फेडरल नेचर हो गया। सेंटर जो है स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करती है और गवर्नर जो है उसको एड और एडवाइस कौन देता है? सीएम। और उसकी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक तरीके से गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी है, एक वॉच डॉग की तरह है, केंद्र का वॉच डॉग की तरह है राज्यों में। तो ये जो है वो क्या है, ये नॉन फेडरल स्ट्रक्चर है। तो हमारे संविधान में दोनों नेचर हैं, फेडरल और नॉन फेडरल। हालांकि फेडरेशन शब्द जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। अगर आप आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका कहने का मतलब ये कि भारत के जो राज्य हैं उनको भारत से हटने का कोई अधिकार नहीं है। और भारत में जो राज्य है ना वो एक साथ किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं है। भारत के राज्य जो हैं
वो इसलिए एक साथ हैं क्योंकि संविधान ने उनको एक साथ रहने की जो है इजाज़त दी है। उनको भारत से सिसीड करने का, भारत से एकदम से बाहर, आज सिक्किम नहीं कह सकता कि हम भारत से बाहर हो जाएं, आज बिहार नहीं कर सकता कि हम भारत से बाहर हो जाएं। तो क्योंकि बिहार इसलिए नहीं बना कि वो बिहार जो है किसी एग्रीमेंट की तहत जो है भारत से जुड़ा। ये बात क्लियर है आपको? इसलिए कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग नाम देकर पुकारा है, और ऐसे चीज़ों को अगर आप याद रख लेंगे उन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का नाम और उसके साथ ये चीज़ें, तो ये आपको जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे बहुत मदद मिलेगा। जैसे केसी वियरे जो हैं, उन्होंने क्वासी फेडरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा। वहीं मॉरिस जॉन्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। वहीं अब जो आइवोर जेनिंग है, उन्होंने जो है वो फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नाम दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम के साथ साथ यूनिटरी बाइसनेस भी आपको दिखाई देती है। अगली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना पूरा, तो रिजिडिटी कहने का मतलब सबसे पहले समझो, इसका कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए बहुत थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसको चेंज आराम से किया जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज आराम से किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज जो है बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर रिजिड वाले को चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि जितने हमारे स्ट्रेंथ है हमारी संसद का, उसका 2/3 जो है लोग चाहिए उस पूरे टोटल मेंबर्स का। और अगर राज्यों के हक मारे जा रहे हो तो राज्यों, आधे से ज़्यादा राज्य जो है उस बिल का समर्थन करें। वहीं संविधान में कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से ही हम संविधान को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में दो बातें हैं कि कुछ बातों को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, उसको कहते, इसलिए संविधान रिजिड है, और कुछ बातों को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए संविधान फ्लेक्सिबल है। इतना ही समझना है अभी, ठीक है। इसके बाद हमने चौथा नंबर पॉइंट पढ़ लिया। पांचवा नंबर ये है कि हमारे पास, हमारे संविधान ने हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया है। कैसे समझेंगे कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? साथियों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझने के लिए आप ये देखिए कि हमारे पास नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी राष्ट्रपति है, हमारे पास गवर्नर है, जिनके नाम पर पूरा संविधानिक काम होता रह रहा है भारत में। अगर आप IAS IPS या SDM विजडीएम कुछ भी बन रहे हैं, वो इन्हीं के नाम पे बनेंगे, राष्ट्रपति। और रियल एग्जीक्यूटिव है जो प्रधानमंत्री है, यानी कि हमारे यहाँ लिखा जाता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो एड और एडवाइस पर काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल्स पे। तो हमारे यहाँ नॉमिनल हेड भी है और रियल हेड भी है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी पार्टी रूल है, इसका मतलब ये कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट जीते वो जो है वो शासन करेगा। वहीं हमारी जो हमारी संसद को, हमारी सरकार जो है वो जवाबदेही होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। वहीं जितने सारे सरकार के मंत्री होंगे वो संसद का भाग होंगे, कोई संसद से बाहर नहीं होगा, यानी संसद के मिनिस्टर्स होंगे। ये सारे नेचर्स आप देख रहे हैं कि जो राज्यों के सरकार के हेड CM होंगे, केंद्र के सरकार का हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे यहाँ जो हर 5 साल में चुनाव होगा, यानी कि निचली सदन जो है वो डिजॉल्व होगी, यानी लोकसभा और असेंबली विधानसभा का जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा। ये सारे सिस्टम्स जो हैं जिनमें जनता के द्वारा लेजिस्लेचर चुना जाता है और फिर लेजिस्लेचर जो है मेजॉरिटी पार्टी से रूल करता है। क्या इसको मेजॉरिटी पार्टी रूल सिस्टम कहेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम कहेंगे, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहेंगे, या प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम कहेंगे? ये सारे सिस्टम किसके उदाहरण हैं? ये सारे सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम के उदाहरण। और ये हमने किससे लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट भी सेम इसी तरीके से काम करती है। क्योंकि इस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें को पावर होती है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है कभी कभार
जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगली बात है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी, क्या हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ है? साथियों एक चीज़ देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुपरमेसी का जो है वो गठबंधन है। कैसे? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये कि ब्रिटेन में सबसे ऊपर क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने जो बना दिया, जो लॉ बना दिया, उसी के अंदर ब्रिटेन की जो है वो सुप्रीम कोर्ट काम करेगी। और जुडिशियल सुपरमेसी का मतलब ये कि जो ये कॉन्सेप्ट यूएसए से आया है। इसका कहने का मतलब ये कि यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर यूएसए की संसद कोई, यूएसए की कांग्रेस कोई कानून बनाती है और वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कानून गलत है, तो वो गलत होगा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आपको पता है साथियों कि हमारे देश में जो इन दोनों का जो है वो क्या है? गठबंधन है। कैसे गठबंधन है? कि हमारे देश की पार्लियामेंट के पास पावर है कि संविधान में वो संशोधन कर सकती है, और संविधान में उन्होंने संशोधन ऐसा करा, और ये संशोधन जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर कि ये संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी वो घोषित कर सकती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है? यानी कि दोनों के पास संविधान बदलने के पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे संविधान के बहुत बड़े पार्ट्स को हमारी गवर्नमेंट ने एक बार चेंज करने की कोशिश करी ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या ले आया? बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान में हमारी संसद चाहे तो बहुत कुछ को चेंज कर सकती है, पूरी संविधान बदल के रख सकती है, लेकिन कुछ जो मेजॉरिटी पार्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि डेमोक्रेसी, संविधान से आप डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते। मतलब हमारी संसद जो मन चाहे वो चेंज कर सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक नेचर है हमारे संविधान का, उसको चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि इलेक्शंस प्रोसेस, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है आपको? ये चीज़ें क्लियर हैं, और आगे इसको और अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ आई थिंक कि बहुत अच्छे से क्लियर है। 7वां नंबर है कि हमारे देश में जब आप संविधान पढ़ेंगे तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है। साथियों इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है, आपसे अगर मैं ये पूछूं, मैंने आपको पहले भी बताया, क्या ये यूनिटरी फीचर्स है या फेडरल फीचर्स है? आप ये बताइए। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आप कहेंगे कि सर ये यूनिटरी फीचर्स है, ये फेडरल फीचर्स नहीं है। मतलब हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, मतलब ये कि जुडिशियरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो या जुडिशियरी की जो वेतन है, उसकी जो टेन्योर है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए जो है खुद का कानून होता है। जुडिशरी के लोगों को हटाने के लिए उसका अपना एक नियम होता है कि आप कैसे इम्पीचमेंट से हटाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से उस जुडिशरी के मेंबर्स को जो है, यानी जज को उसके टेन्योर की सिक्योरिटी मिलती है कि अगर हमने सरकार के खिलाफ भी कुछ बोला तो हमको हटाया नहीं जा सकेगा, और या हमारे हटाने के प्रोसेस जो हैं वो क्या है, टफ हैं। तो हमारे संविधान में इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो है कि आप क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ अपील भी है कि आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाएंगे हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एपेक्स जो है कोर्ट ऑफ अपील है, आप ऐसे करके जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। हाँ, तो ये दोनों का जो है मर्जर है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, आपको पता ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन भी है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन, इंक्रोचमेंट अगर सरकार करती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है बचाने का काम करती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को और अच्छे तरीके से, यानी जुडिशियरी को और अच्छे तरीके से इंटैक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर को फिक्स करा है, उसके जो सैलरीज हैं, उसके जो सारे इमोल्यूमेंट्स हैं, उनको जो है वो चार्ज किया है कि आप सीधे जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेंगे। वहीं जजेज के कोई भी कंडक्ट को संसद में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। जजेस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति
उसकी बातों को मानने से मना करता है या उस पर ऐसा कमेंट करता है जिससे जुडिशरी की जो अथॉरिटी है वो कम होती है, उसके कंटेम्प्ट नोटिस की बात आती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि इनके जो सर्विस टेन्योर हैं वो फिक्स हैं, और ये भी कहा जाता है कि आप जो रिटायर होने के बाद जो है क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या सर्विस नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या बनाता है हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, संविधान में। तो संविधान में आप कह सकते हैं एक कंक्लूजन पे आके कि इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी। एक जो सबसे बड़ी बात है साथियों कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दो अलग अलग चीज़ है और आपको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हर देश के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। हर देश कोई ना कोई ऐसा देश नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं होता हो, ठीक है। दुनिया का कोई ऐसा देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न ना होता हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक शब्द है जिसको आप समझना पड़ेगा, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है साथियों। जब भी ऐसे राइट जो सरकार को लिमिट करती हो, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट, ऐसे राइट जो रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट करती हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट के राइट को रिस्ट्रिक्ट करती हो, सिटीजन को राइट देती हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो क्या भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? क्या सरकार की टायरनी को से जनता को बचाने के मेथड हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे? ये ऐसे है कि जनता को उनके हक दिए गए हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल कहने का मतलब अगर इन राइट्स में कोई हनन होता है, सरकार कोई इंक्रोचमेंट इस राइट्स में करती है, तो लोग सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे कि हमारी राइट में कोई हनन हो रही है। और कैसे कैसे राइट्स आपको संविधान ने दिए हैं? राइट टू इक्वालिटी आपको मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिला हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ मिला हुआ है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ के अंदर जो है आप पहुंचते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट कि सर आप तो कहे जाते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ हमारे राइट्स को बचाने के लिए, तो देखिए हमारा राइट का हनन हो रहा है। इसी 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे रिट्स इशू करता है, और इन सारे रिट्स के बेसिस पे जो है आपके राइट्स जो है वो रिस्टोर होते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये रिट्स होते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। आगे पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों आपको पता भी होने चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी तरीके से नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो सकते हैं, और ये हमने वाइमर रिपब्लिक से लिया था कि लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होंगे, वो आर्टिकल 20 और 21 है। सीधे सीधे रट लो, और बाद में हम वहाँ जब पढ़ेंगे उसको हम देख लेंगे उस समय क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, साथियों ये सबसे पहले जो आप याद करेंगे इसके लिए कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। और इसमें एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चूँकि नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इसकी मान्यता नहीं होने पर भी आप ये अगर नहीं माना जाता है तो इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये एक नोबल फीचर्स हैं, यानी कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको नोबल फीचर्स कहा। इसका कहने का मतलब ये कि जब भी सरकारें कोई कानून बनाएगी जनता के लिए, हमारे देश को वेलफेयर देश की तरह बनाना है, हमारे देश को वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है वो साबित करना है, तो उसके लिए जनता के हित के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, जनता के हित के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। तो जब भी जनता के हित के लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी तो कुछ ऐसे
चीज़ें हैं जिनको सरकारें ध्यान रखेगी, और इन चीज़ों को कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब सरकार जब भी जनता के लिए कुछ काम करना चाहे तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ध्यान में रखना होगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम पूरा पढ़ेंगे, एक पूरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4, जिसमें सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के कारण ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसी के कारण भारत एक वेलफेयर स्टेट बनता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है साथियों? ये वो समय था जिस समय भारत में इमरजेंसी लगा था, 1955 से 77 का के बीच का समय है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, लेकिन जब 1977 का समय था, इमरजेंसी की समय थी, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और उस समय हमारे लोगों को ये कहा गया हमारी सरकार के द्वारा कि आप लोग बहुत राइट चिल्लाते हो, अब इन राइट को एंजॉय करने के लिए आप पर कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है, और इन ड्यूटीज़ को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और ये ड्यूटीज़ जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनी, जिन ड्यूटीज़ को हम क्या कहे, हमने कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओरिजिनली 10 थे, और 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ, और ये पूरे जो ड्यूटीज़ है वो 11 ड्यूटी हो गई। और इन सारे ड्यूटीज़ के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से एक पार्ट भी इसके लिए पार्ट ए रखा गया, जिसमें एक ही आर्टिकल है 51A, और इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पढ़ेंगे, और वहाँ आपको निमोनिक्स भी बताएंगे कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगली बात है कि हमारे संविधान की जो ओरिजिनल संविधान थी उसमें सेकुलर स्टेट नाम करके कोई शब्द था नहीं, लेकिन सेकुलर स्टेट नाम करके कोई शब्द नहीं था, लेकिन हमारे संविधान में बहुत सेकुलर स्पिरिट जो है वो संविधान में दिखाई देती थी, ठीक है। सेकुलर स्टेट नाम करके जो शब्द है वो 1976 में ऐड हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। लेकिन वो सेकुलर स्टेट जो है उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो बातें हैं, वो जो इम्प्लिसिट बातें हैं, वो जो हिडन बातें हैं, वो कैसे कैसे दिखाई देती है वो आपको पता चलनी चाहिए। एक तो प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उस प्रियम्बल में भी सारी चीज़ें लिखी गई है कि लिबर्टी टू बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, कि हमारे देश के नागरिकों को ये क्या माने, वो किसको पूजा करे, क्या फेथ रखे, उसके लिए जो है वो लिबर्टी होगी। वहीं आर्टिकल 14 भी आप पढ़ेंगे तो हमें ये कहा जाता है कि देश के सारे लोगों को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन होगी। उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपको रिलीजन के आधार पे या कास्ट के आधार पे, इन सारे आधार पे आपको बांटा जाएगा। वहीं आर्टिकल 15 भी देखिए तो वो भी कह रहा है कि हमारे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये भी सेकुलर नेचर दिखा रहा है। आर्टिकल 16 भी ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के सारे सिटीजन को जो सरकारी नौकरी है उसमें भी जो है वो सारे सिटीजन एक है, किसी को धर्म के आधार पे नहीं एक तरीके से बांटा जाएगा। मतलब आर्टिकल 25 भी देख लीजिए, वो भी कह रहा है कि आप अपने धर्म को प्रोपेगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस करने के लिए जो है फ्री हैं। आपको जो धर्म को मानना है, जिस धर्म का प्रचार करना है करते रहिए, ये फ्री है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है? 26 देखिए, आर्टिकल 26 देखिए। आर्टिकल 26 कह रहा है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर हैं, यानी आपने मस्जिद, आपने मदरसा चलाने या आपका जो खुद की जो रिलीजियस अफेयर है, यानी कि आप किस तरीके से अपने धर्म का नियम बनाते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। उसके लिए सरकार कुछ नहीं, आपको जो है खुद आके सरकार नहीं कहेगी कोई बात, सरकार जो है आपको बाध्य नहीं करेगी कि हमारे नियम मानो। वहीं आर्टिकल 27 भी ये कह रहा है कि किसी भी धर्म को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप जो है वो टैक्स पे करो। बात समझ रहे हो? किसी धर्म को ये नहीं कहा जा सकता कि आप टैक्स पेड करो, कि आपके धर्म को जो है वो प्रमोट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज, कोई स्कूल ये स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर हो रही हो, स्टेट के द्वारा चलती हो, तो उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ना तो उसमें नमाज पढ़ाई जाएगी, ना तो उसमें जो है वो गीत पूजा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये भी बातें आपको क्लियर है? यानी कि ये सारे जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, ये क्या बता रहा है
आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा जो संविधान है कितना ब्यूटीफुल लिखा है, और इसमें किसी व्यक्ति को रिलीजन के बेस पर बांटने की कोशिश जो है हमारे संविधान ने कभी नहीं करा। ठीक है, यानी कि जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, ये बातें बहुत ध्यान से समझो, और ये बहुत बार इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे। देखो, वेस्ट में अगर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि वेस्ट में सेकुलरिज्म को, जो सेकुलरिज्म है उसको निगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा जाता है। मतलब कि एक तो इसमें ये है कि आपको जो सरकार है, वेस्ट में जो सरकार है यानी कि जो स्टेट है, उसको सीधे सीधे जो वेस्ट की रिलीजन है यानी चर्च है, उससे सीधे सीधे जो है वो डिफरेंसेस होंगे। सरकार को चर्च से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का एक प्लुरल मतलब है, एक मल्टी रिलीजियस मतलब है, एक पॉजिटिव मतलब है। यानी भारत में पंथ निरपेक्ष है। यानी सेकुलरिज्म का हिंदी देखें तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं है भारत में है पंथ निरपेक्ष। मतलब ये कि भारत में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, भारत ये नहीं कहता कि राज्य जो है पूरे तरीके से धर्म से एकदम आंख मूंद के कट ऑफ हो जाएगी। नहीं, राज्य का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, राज्य सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी और सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगी। ये जो है एक राज्य का कर्तव्य है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो धर्म के बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट होता था कि धर्म के बेस पे जो है वो किसी का चुनाव करते थे, उसको ख़त्म किया। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोग शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि ताकि उनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो सके संसद में, इसलिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई। लेकिन ये रिजर्वेशन की व्यवस्था टेम्पररी थी और पता नहीं अब कितनी टेम्पररी है, ये चलती रहेगी ये व्यवस्था, आप जानेंगे। 12वां नंबर है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। साथियों, जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ वोटर। अगर सीधे सीधे शब्द में समझो कि वोटर कौन होगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना तो वो आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान निर्माता ने कितने एक तरीके से बोल्ड स्टेप लिए। उस समय जिस समय ये हम लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया जा रहा था, विश्व के कई सारे एक्सपर्ट ने ये बातें कही थी कि ये ब्लंडर कर रहा है भारत, कि सबको वोट देने का अधिकार दे रहा है। जिन लोगों को पता भी नहीं है कि वोटिंग क्या होती है, वोट किसको देना है, किस कैंडिडेट को देना है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इनको वोटिंग का अधिकार दे रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कहने का मतलब ये कि एक वोटर जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डाल सकता है बिना किसी धर्म के, बिना किसी ये कि मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, किस कास्ट का है, किस रेस का है, किस रिलीजन का है, उसकी सेक्स क्या है, उसकी लिटरेसी क्या है, उसके पास वेल्थ कितने हैं। पुराने मेथड सारे ख़त्म हो गए और ये कहा गया कि 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के जो लोग होंगे वो वोट कर सकते हैं। ये बात तो बहुत डिजास्ट्रस थी उस समय। पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 21 वर्ष था, लेकिन ये बातें आप ध्यान करके रखेंगे इसलिए मैंने स्टार मार्क भी लगा है कि 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये जो 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 को हुआ था, जिसमें वोट देने के अधिकार को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने हमारे देश में रखा और ये एक अपने आप में मैंने कहा कि बोल्ड स्टेप था। ठीक है, और ये क्योंकि हमारे देश में आप देखिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। तो सबका यही कहना था कि इतने इलिटरेट हैं लोग, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो वोटिंग आपने सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया तो एक तरीके से ये होगा कि डाइल्यूट हो जाएगा और ये सिस्टम जो है बहुत बड़ा कोलैप्स होगा। लेकिन आप देखते हैं कि एक समय जो है ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो डेमोक्रेसी है उसकी जड़ को और मजबूत किया। ठीक है, और जो वीकर सेक्शंस है, जो समाज के एकदम अंतिम पायदान पे हैं, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी दी, एक नई होप दी और एक नया रास्ता उनके लिए जो है वो खोला।
ठीक है, तो ये एक अच्छी जो है वो न्यूज़ सामने आती है। एक चीज़ आप देखते हैं कि संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है कि आप एक देश के भी नागरिक हैं, आपकी देश की भी नागरिकता है और उसके साथ साथ आप किस राज्य के हैं, राज्य की भी नागरिकता है। भारत ने चूँकि इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट उस समय हर एक हिस्सा हमारे से अलग होना चाह रहा था और हमारे देश के बड़े आकार को इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी थी, तो हमें एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेकर आना था। राज्यों को अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से नहीं देनी थी कि राज्य जो है एक तरीके से हमसे एलिनेट महसूस करे। और आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो इसमें यूनिटरी बाइस है, यानी कि किसी एक तरीके से आप कहेंगे कि हमारे संविधान में जो केंद्र है वो बहुत मजबूत है। तो केंद्र नहीं चाह रहा था कि राज्यों को जो है अलग तरीके से उसको इस तरीके से ऑटोनॉमी दिया जाए कि जिस तरीके से वहाँ के लोग जो है वो राज्यों से लॉयल्टी ज़्यादा महसूस करें रेदर देन कि केंद्र से नहीं। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है सिंगल सिटीजनशिप का कि हमारे देश में जो भी लोग होंगे राज्य से लॉयल नहीं होंगे, वो सारे लोग इंडियन होंगे, इंडियन सिटीजनशिप होगी। ठीक है, तो यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया है। और आप इस चीज़ को जो है, ये जो पूरे लाइन है इसको कंक्लूजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि आप देखिए कि हमने ये किया कि हम चाह रहे थे कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाएं। ठीक है, कि हमारे देश में सारे नागरिक को इक्वल कर दें ताकि कि लड़ाई जो है वो राज्यों के बेसिस पे ना हो, सबको इक्वलिटी भाईचारा महसूस हो। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमारे देश में दंगा फसाद, कास्ट के नाम पे, लिंग्विस्टिक क्लासेस के नाम पे, ये इतनी डिस्प्यूट के नाम पे क्लासेस हुए। और संविधान बनाने वाले जो लोग हैं हमारे, उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना पूरी तरीके से फुल्ली रियलाइज होता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो बड़ी फीचर है हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था हमारे देश को बचाने के लिए। और आज जो आप इंडियन कहते हैं और देश से जो लॉयल्टी महसूस करते हैं वो संविधान की ही वजह से है। अगली बात है कि आपको पता है कि लोकसभा हमारे संविधान ने बनाया, फिर राज्यसभा बनाया, हमारे संविधान ने प्रेसिडेंट नाम करके पोस्ट बनाया, इन तीनों को संसद कहा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऑटोनोमस बॉडी बनाई और जिनका अलग अलग काम उनको दिया गया। और ये एक तरीके से ये जो ऑटोनोमस बॉडी बनी, ये बुलवार्क एक तरीके से सेफ गार्ड करने की कोशिश, ये एक तरीके से जो है बॉडीगार्ड बना डेमोक्रेटिक सिस्टम जो भारत है उसको बचाने के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है हमारे संविधान ने बनाया, इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाया ताकि कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। ठीक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बनाया ताकि कि चेक एंड बैलेंसेस हो सके। उसी तरीके से यूपीएससी बनाया ताकि कि जो है हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट एक तरीके से जो केंद्र में रिक्रूटमेंट है वो हो सके। और जो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी यूपीएससी दे सके डिसिप्लिनरी एक्शंस को लेकर। राज्यों में भी सेम वही कि स्टेट पीसीएस के लोग जो होंगे वो रिक्रूट होंगे गवर्नर के इस बेसिस पे। ठीक है, और गवर्नर जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर वो लेना चाहे तो स्टेट पीसीएस जो है उनको हेल्प करेगा। तो ये सारे जो बॉडीज़ हैं ये ऑटोनोमस बॉडी बनाए गए ताकि कि जो डेमोक्रेसी है उस सिस्टम को और मजबूती मिल सके। ठीक है, और इन सारे लोगों के जो पैसे हैं, इनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इन सारे लोगों के पैसे हैं, इन सारे लोगों की जो इमोल्यूमेंट्स है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये सारी चीज़ों को रखा गया कि ये सारी चीज़ों को चार्ज किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यानी इसके लिए केंद्र सरकार के आसरे पे नहीं रहा गया, सीधे सीधे इनको बजट मिलता रहा। तो केंद्र सरकार के आसरे पे रहते तो ये सारी जो बॉडी है वो उतनी मजबूत अपने आप में नहीं हो पाती। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन साथियों हमने कहाँ से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजंस जब हम देखते हैं हमारे यहाँ अपने संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो ज़रूरी भी है। 3 तरीके की इमरजेंसी है। एक नेशनल इमरजेंसी होता है जब युद्ध होने लगे, जैसे मान के पाकिस्तान से या चाइना से युद्ध हो, उस समय जो हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी लगती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण युद्ध हो रहा हो, आर्टिकल 352 हम आगे पढ़ेंगे। स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी स्टेट में
उस स्टेट के गवर्नर्स के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, या जो राज्य है वो केंद्र के डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, तो उस केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लगाया जाता है। बार बार आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, तो आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कि जब स्टेट के पास, यानी कि जब केंद्र के पास या राज्य के पास ऐसी चीज़ें ना हो कि वो पैसे देने में सक्षम ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी से हमारा देश गुजर रहा हो, हालांकि ये कभी अब तक हमारे देश में ऐसा कभी समय नहीं आया फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस केसेस में जो है क्या कर सकती है, किसी की सैलरी कम की जा सकती है, कोई नया बजट नहीं इशू किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम पढ़ेंगे आगे। तो केंद्र इस केसेस में जब भी इमरजेंसी का केस आएगा ना, उस केसेस में राज्यों की शक्ति खत्म हो जाती है और राज्य केंद्र के अंदर आ जाते हैं और केंद्र जो है राज्यों पर कानून बनाती है। उस समय यूनिटरी नेचर जो है एक तरीके से सीधे सीधे सामने आ जाता है, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। इसी को इमरजेंसी कहते हैं, आप समझे। और इमरजेंसी इसलिए लाया जाता है, इसके पीछे जो रैशनल रीज़न है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश की इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी मेंटेन करने के लिए अगर वो ज़रूरी हो तो इसलिए लाया जाता है। साथियों, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही भारत का ही एक ऐसा कानून है जिसमें, भारत की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि आपको 3 टियर गवर्नमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिखता है। ओरिजिनली ऐसी बातें नहीं थी, ओरिजिनली में हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी ही थी, राज्य और केंद्र का ही सरकार था। लेकिन 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ और उसमें होने के बाद आप देखते हैं कि हमारे देश में 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आती है, जो कि विच नॉट फाउंड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। और जब 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिससे पंचायत आता है, उसके लिए जो है नया पार्ट 9 जोड़ा जाता है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके म्यूनिसिपैलिटी आता है, उसके लिए 9A जोड़ा जाता है और उसके लिए शेड्यूल 12 जोड़ा जाता है और पंचायत के लिए शेड्यूल 11 जोड़ा जाता है। आपको याद करा देंगे शेड्यूल और पार्ट, उसके लिए हमने निमोनिक्स बना कर रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी हमारे संविधान की जो है वो फीचर्स में आज जानी जाती है, हालांकि ओरिजिनली तो नहीं थी। 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे 3 चेंजेस हुए, जिसमें कि आर्टिकल 19 के द्वारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। वहीं स्टेट DPSP में एक नए आर्टिकल को जोड़ा गया 43B, और वहीं एक नए पार्ट को जोड़ा गया 9B, जो पूरा का पूरा प्रोविज़न कंटेन करता है किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब बात हो, जब किसी एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। जब लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात है। तो हमने क्या किया कि एक तरीके से जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पूरी हमने देख ली। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ़ आपने बहुत कर दी। अब हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब बुराई करेगा। अब वो बुराई करने वाला व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बुराई करता है, अब देखते हैं कि कैसे बुराई कर सकते हैं। एक तो जो कहने वाला है वो ये कहेगा कि भाई साहब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तरीके से बैग ऑफ बोरोइंग ही है, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के द्वारा ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक अनफेयर और इलॉजिकल डॉक्यूमेंट है। और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तरीके से ये है कि सारे लोगों से आपने अपना कोई नया थॉट, ओरिजिनल थॉट तो है नहीं, सारे लोगों से आप क्या किए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो चोरी कर ली और कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना लिया। इसको लेकर BR अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पूरे विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलॉसफिकल वे में सारे विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होना चाहिए। यानी कि उसके जो मेन प्रोविजंस हैं पूरे विश्व का वो सिमिलर ही होना चाहिए और उसमें हर एक जो देश है वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकता है। ये बातें BR अम्बेडकर ने कही कि लोगों को बुरा लगेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है दूसरे से रिजेंबल करती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट जो हैं वो विश्व के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जो कि एक इसकी विशेषता है।
बात समझे? ये किसी भी देश से हमने ऐसा नहीं किया कि सीधे सीधे उठा के ब्लाइंड कॉपी कर लिया है, नहीं, हमने किसी अंधी तरीके से कॉपी नहीं करी, हमने उसको बहुत खुली आंखों से और सच्ची तरीके से हमारे देश के लिए जो एडुकेट होगा उस तरीके से हमने क्या किया है, इसको अपने देश में लागू करने की कोशिश की। फिर लोगों ने कहा बी आर अम्बेडकर साहब को कि साहब आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तो एक 1935 की एक्ट को देखें तो उसका कार्बन कॉपी है। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने भी ये कहा कि हाँ ये सही बात है, आपने सही कहा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है 1935 की एक्ट की, लेकिन 1935 का जो एक्ट है, 1935 का एक्ट है वो एक तरीके से हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं। लोगों ने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि इसमें जो है वो देयर इज़ न, उन्होंने ये कहा, बी आर अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि देयर इज़ नथिंग टू बी असेम्ड इन बोरोइंग, कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जब हम किसी के जो कानून है, किसी की अच्छी चीज़ें हैं उनको जो है हम उधारी लेते हैं, उनको जो है वो हम अपने यहाँ इनकलकेट करते हैं, उसमें किसी को शर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। और हमने जब किसी को लिया तो उसको ड्यू क्रेडिट भी दिया। हमारे संविधान में कोई नो प्लेगरिज्म है, इसका मतलब किसी दूसरे के काम को हम अपना नहीं बता रहे, हम ये तो कह ही रहे हैं कि हमारे संविधान का एक बड़ा पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। और अगर आप ये कह रहे हैं जैसे कि पी आर देशमुख जो है, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कहते हैं कि जो संविधान है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ सिर्फ एक एडल्ट फ्रेंचाइजी जोड़ दीजिए, वही है संविधान। ठीक है, लोगों ने ये कहा कि एक तरीके से कुछ भी नहीं है, थोड़े टेक्स्ट बदले हुए हैं, 1935 का ही एक्ट है। तो बी आर अम्बेडकर ने इनका अच्छे तरीके से जवाब दिया कि हम लोग सॉरी नहीं, हमें शर्मिंदा नहीं है। व्हाट आई एम सॉरी फॉर अबाउट दैट द प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमें इसमें क्यों शर्मिंदा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान के बहुत सारे पार्ट लिए गए हैं। अगर उसमें अच्छी बातें हैं प्रशासन को लेके, हमारे प्रशासन कैसी चलेंगी, उनमें माइन्यूट डिटेल्स दी हुई प्रशासन को लेकर, तो क्यों ना हम उसे कॉपी करें। तो डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें है और वो हमने कॉपी करा। अगले बात जो है, लोगों ने ये कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बी आर अम्बेडकर ने बनाया है ना, एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंटी इंडियन है, अन इंडियन है, ये पूरे अपने नेचर में फॉरेन नेचर का है। हाँ, के हनुमंतैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि हम चाह रहे थे वीणा और सितार, लेकिन हमें क्या मिला, इंग्लिश बैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उन्होंने कहा कि हम चाह रहे थे वीणा और सितार, यानी कि हम चाह रहे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारे तरीके से हो, लेकिन यहाँ क्या है कि इंग्लिश बैंड मिला, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉरेन नेचर की हो गई। तो हमारा समाज को ये क्या ही समझेगा। लोकनाथ मिश्रा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से ये ना कि अपना थॉट है ही नहीं, यानी कि एक सेल्फिश नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये अब एक सेल्फिश सरेंडर है, वेस्ट के प्रति सरेंडर है कि वेस्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सीधे सीधे हम अपने यहाँ अपना रहे हैं, कोई ओरिजिनल थॉट्स है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये भी एक क्रिटिसिज्म में सामने आता है। एक क्रिटिसिज्म जो सबसे ज़्यादा किया गया वो ये किया गया कि चूँकि बी आर अम्बेडकर को जो है वो महात्मा गांधी से खुद से खुन्नस थी, इसलिए महात्मा गांधी के बहुत सारे आदर्शों को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो एक तरीके से अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, टी प्रकाशम ने ये जो है उन पे आरोप भी लगाया कि एक महात्मा गांधी से इसमें खुन्नस थी, इसलिए जो है वो ग्राम पंचायत वाला जो है कॉन्सेप्ट कहाँ गया भाई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और पंचायत वाला, पंचायत की तो बात ही आपने नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बी आर अम्बेडकर को जो है गांधी जी से खुन्नस थी, इसलिए उस तरीके का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं। ठीक है, अगली बात ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट जो है वो अननेसेसरी एलिमेंट्स है। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट इन्होंने बना दी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बहुत एलिफेंटाइन साइज हो गया है, और ये जो इतने बड़े साइज़ की आवश्यकता नहीं थी। लोगों ने और कहा, क्रिटिसाइज़ करने पर जब लोग आए और ये कहा गया कि
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने में जो लोग हैं वो तो मोस्टली लॉयर्स थे। जब लॉयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल वर्ड्स हैं बहुत, और जो वर्ड हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, सारे लीगल वर्ड्स हैं, यानी कि जनरल लोगों के समझ से बाहर हैं, ठीक है। और एक तरीके से जब आप देखते हैं कि सर आइवोर जेनिंग्स ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक लॉयर्स पैराडाइज है। मतलब इसको पढ़ने के लिए भी लॉयर चाहिए भाई, हाँ, मतलब लॉयर्स का हाउस है, यानी कि एकदम सब मिल के जो है लॉयर, सारे लॉयर्स ने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जिसमें सारे लीगल टर्म है, नॉर्मल लोग इसको पढ़ ही नहीं सकता। H.K. महेश्वरी जो है एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या कहा कि द ड्राफ्ट टेंड टू मेक द पीपल more litigious, more inclined to go law courts, less truthful and less likely to follow the method of truth or non-violence, if I may say so, that the draft is really a lawyer's paradise. It opens up the vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyer plenty of work to do. कि इस उनका ये कहना था कि भाई ये चूँकि इतना लॉयर्स के फेवर में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया क्योंकि सारे लीगल टर्म है, तो H.K. महेश्वरी के ये कहते हैं कि अब वकीलों का काम बढ़ जाएगा भाई, प्लेंटी ऑफ वर्क जो है वो वकीलों को मिलेगा, सारे केसेस जाएंगे कोर्ट में और सारे लीगल टर्म है तो उन पे जो है बहस होगी, तो एक पैराडाइज, लॉयर का पैराडाइज है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं। तो एक बात, P.R. देशमुख एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने भी सेम बात यही कही कि एक तरीके से ये लॉयर मैनुअल है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आम लोगों के लिए है नहीं, ये लोगों ने जो है वो एक तरीके से आरोप लगाया, क्रिटिसाइज़ करा। लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, इसमें एक बात आपको कहना पड़ेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है, छोटे से छोटे चीज़ों को लिखी गई है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी होने के कारण भी हमने आपको बता दिया कि जोग्राफिकल रीजन्स हो सकता है, एक जो इंडिया की वास्टनेस है वो ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, साथ ही साथ जो है चूँकि केंद्र और राज्यों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहे थे, ये भी कारण हो सकता था। तो हमने आपको बात करी, लेकिन जब आपको कुछ उसके बाल की खाल से जो है क्रिटिसाइज करना है तो आप कर सकते। अब साथियों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो याद आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको मैंने बताया कि आपके संविधान में 22 पार्ट्स हैं। इन 22 पार्ट्स को अब हम पढ़ने वाले हैं। इस 22 पार्ट्स को याद करने के तरीके जो है और उसके जो निमोनिक्स हैं वो जो मार्केट में अवेलेबल है, उस निमोनिक्स को मैं आपको याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ और आपको उस तरीके से याद करना है। जैसे यूनियन टेरिटरी, यूनियन और उसकी टेरिटरी जो है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, इस तरीके का निमोनिक्स है। तो यू फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए कैन से C आप ले सकते हैं। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, जिसका आर्टिकल है 5 से 11। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, फ्लाई में आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स, जो 12 से 35 है। डायरेक्टली, D फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 है। फ्रॉम, F फॉर फ्रॉम, जो पार्ट 4A है, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, जो 51A में है। यू फॉर यूनियन, जो पार्ट 5 में है, जो अपने आप में 52 से 151 तक है। पार्ट 6 जो है वो S में है, जो S फॉर स्टेट, जो 52 से 237 पे, ठीक है। पार्ट 7 डिलीट हो चुका है, इसलिए इसको निमोनिक्स में मैंने ऐड नहीं करा। पार्ट 8 जो है उसके लिए यू कैन, आप देखिए, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम US यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट, ऐसे करके याद आप 11 तक कर सकते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स,
अब आइए, यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स क्या है, सबके पहले पहले वर्ड से मैंने इसका निमोनिक्स बनाया। यूजिंग यू फॉर यूनियन टेरिटरी जो पार्ट 8 में है, 7 तो क्या हुआ डिलीट हो गया, 239 से 242। पैरा मतलब पी फॉर पंचायत 243 से 243 ओ। मिलिट्री मतलब म्यूनिसपैलिटी 9A, म्यूनिसपैलिटीज़ 243 पी से 243 ZG तक। सी फॉर क्रिएटेड 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 में बना था, आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स 19 में जोड़ा गया। 243 ZH से 243 ZT तक। स्पेशल रॉकेट एस फॉर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244A तक, ये है 10वां। और रॉकेट 11वां है रिलेशंस आर फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये 245 से 263 तक है। अब आपको पता है कि फॉरेन टूर्स जो है वो एक्सपेंसिव साउंड होता है, तो इसके लिए मैंने एक बनाया है निमोनिक्स फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। ये 15 तक आपको याद करा देगा, 22 तक आपको याद करना है। एक तो कि आप यूएस से आ रहे हैं पैरामिलिट्री के स्पेशल रॉकेट से, दूसरी बात है कि आप यूएस से आ रहे हैं यानी फॉरेन टूर है, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। इस तरीके से याद करके रखना है। एफ फॉर जो 12वां नंबर है फॉरेन, एफ फॉर फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। टी फॉर टूर्स, टी फॉर ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एस फॉर जो साउंड है, तो साउंड में एस जो है वो हो जाएगा सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। 2 में 2T जो है वो ट्राइब्यूनल्स का आ जाएगा, ये 14A के लिए। 15 में आ जाएगा इलेक्शन, एक्सपेंसिव से आ जाएगा इलेक्शन। ये बात हो गया, 15 तक आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा ये निमोनिक्स की वजह से। अब 16 से 22 तक क्या है, सी ओन्स एक्सपेंसिव मेट्स, ये याद करके रखेंगे। एस फॉर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज कितने में है भाई, 17 में। 18 में क्या है एक्सपेंसिव, ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस है। 19 में क्या है, 19 में है मिसलेनियस प्रोविजंस। ए फॉर अमेंडमेंट्स 20 में है। टी फॉर टेम्पररी प्रोविजंस, और एस फॉर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑन अथॉरिटीज़ टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो साथियों हमने ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी को लेकर जो है हमने पहले ही पार्ट में कुछ पढ़ा था। इसके बाद इसमें यही कहा गया कि 7वें पार्ट को जो है इन लोगों ने डिलीट करा है और कुछ पार्ट को जोड़ा है इन्होंने, जैसे कि पार्ट 4A जो फंडामेंटल राइट्स का है, पार्ट जो है वो 14A जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 9A 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और वहीं 9B जो 97वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स है ना वो पढ़ते पढ़ते याद होंगे। इस आर्टिकल्स को जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम आपको याद करा देंगे। इस आर्टिकल्स में कुछ है नहीं, जैसा कि 44 आपको याद करनी है, 4-4 मतलब 4-4 होगा, यानी कि सारे के लिए इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, मतलब सारे के लिए इक्वल कोड होना चाहिए, सारे के लिए इक्वल कानून होना चाहिए, कोई भी हो 4-4। ठीक है, तो ऐसे करके याद करके रखेंगे। 50 के लिए ऐसे करके याद कर करो, 50 मतलब कि 50-50 मतलब कि सबके लिए कानून इक्वल बटे होने चाहिए, पावर्स का सेपरेशन जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में इक्वल होने चाहिए, तो ये 50। मेरे पास सारे नियम जो है निमोनिक्स हैं जिनसे आपको पूरे अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये निमोनिक्स जो है वो अच्छे लगेंगे जब हम पूरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल आपको याद करानी है मुझे, इसके लिए जो बनाया गया है, जो पहले से, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा कि सारे निमोनिक्स मैंने बनाए हैं, कोई निमोनिक्स मेरे द्वारा नहीं बना गया है, ये मार्केट में अवेलेबल है, बहुत पहले से आपके सीनियर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही निमोनिक्स को हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप क्या कर सकते हैं कि 12 शेड्यूल को याद कर सकते हैं। कैसे? टी फॉर टेरिटरी, कि भारत के स्टेट और उनकी टेरिटरी जो है, जो 1 से 4 तक कवर है, वो टेरिटरी में फर्स्ट शेड्यूल में आपको टेरिटरी मिलेगी। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स एलोवेंसेस, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का, ये सारी जो है वो सेकेंड शेड्यूल में होगा। तीसरे शेड्यूल में ए फॉर अफर्मेशन ओथ। चौथे में आर है, आर फॉर राज्यसभा, टीयर्स में आर होगा ना, आर फॉर राज्यसभा।
एस फॉर शेड्यूल ट्राइब, 5th शेड्यूल में आता है। टीयर्स ऑफ, ओ आ रहा है ना, ऑफ में ओ फॉर अदर शेड्यूल ट्राइब्स, जो 6th शेड्यूल जिसके लिए जो है सोनम वांगचुक जो है वो आप देख रहे हैं कि अभी डिटेन भी किए गए हैं और वो दिल्ली में आकर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो ये 6th शेड्यूल इसलिए भी मांग रहे हैं कि जो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम वाले एरिया है वहाँ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी अलग होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। टीयर्स ऑफ, ओ फॉर अदर शेड्यूल ट्राइब, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कानून है ना, जो पूरे पावर हैं वो मैंने आपको बताया था कि 3 लिस्ट होते हैं। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट होता है, लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है वो 246 सेक्शंस में है। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में जिन चीज़ों को डाला जाता है उस पर जो है वो कोर्ट भी उसको सुन नहीं सकता। ओल्ड, डी फॉर डिफेक्शन लॉ, मतलब कि डिफेक्शन लॉ मतलब ये कि जब कोई भी व्यक्ति एक दल से को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो इसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, इसके लिए एक कानून बनाई गई, इसको डिफेक्शन लॉ कहते हैं। नॉर्मली आप समझिए, आपको याद हो जाएगा डिफेक्शन लॉ, आगे इसको डिफेक्शन लॉ आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे अच्छे से। पंचायत, पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पी फॉर पंचायत 11th शेड्यूल में, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल में। जो है आपको अच्छी तरीके से आपको शेड्यूल और पार्ट याद हो चुका है। आर्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे याद करेंगे। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हमने जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी। अगर कोई भी छोटी से भी इसमें प्रॉब्लम हो गई, आपको क्या करना है कि सीधे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट को लिखिए, आपको जल्द ही उसके उत्तर जो है वो दिए जाएंगे। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है आप ज़रूर लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट।